नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम सब दिन भर में बहुत सारे कार्य करते हैं और हर कार्य करने का एक समय होता है। तो चलिए हम आज कुछ कार्यों की सूची बनाते हैं जो हम जिस समय करते हैं उसका टाइम भी नोट करते हैं। आप देख रहे हो, आपने दिन भर में कौन कौन से कार्य किए उनकी सूची बनाएं और देखें आपने कब कार्य शुरू किया और कब ख़त्म किया। ये हमारे पास एक तालिका है जिसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है कार्य का, तीसरा कॉलम है कब काम शुरू किया गया और आखिरी कॉलम है कब काम समाप्त किया गया। तो सबसे पहला जागना 7 बजे, नाश्ता 8:30 तक, विद्यालय का समय 9 बजे से 3 बजे तक, खेलने का समय 5 बजे से 5:30 बजे तक, पढ़ना 6 बजे से 7 बजे तक और सोना 10 बजे। तो बच्चों, आपने देखा कि ये सूची हमारे दिन भर के कार्यों की समय सारणी है। इसी तरह हम सप्ताह, महीने और वर्ष भर के कार्यों की सूची बना सकते हैं, जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस दिन किस समय कौन सा काम करेंगे। सूची बनाने से हमें ये आसानी हो जाती है कि हमें ये पता रहता है कि हमें आज के दिन में कितना काम करना है और क्या काम करना है, किस समय करना है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे समय सारणी के बारे में। समय सारणी कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्येक विद्यालय की अपनी समय सारणी होती है, उसी तरह से रेलवे की भी सारणी होती है और बस की सारणी भी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक कक्षा की समय सारणी की। तो ये कक्षा 4 की समय सारणी है। दी गई सारणी देखकर उत्तर देना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सारणी समझेंगे। इसमें आप देख रहे हो 3 कॉलम है। पहला कॉलम है वादन का, दूसरा कॉलम है वादन के समय का, यानी वादन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और तीसरा कॉलम है विषय का कि किस वादन में हम कौन सा विषय पढ़ते हैं। तो पहले वादन का समय है 9:20 से 10 बजे तक, जिसमें हम हिंदी विषय पढ़ते हैं। फिर दूसरा वादन है जिसका समय है 10:40 पर, जिसमें गणित पढ़ाई जाएगी। तीसरा वादन है 10:40 से 11:20 तक, जिसमें अंग्रेजी। चौथा वादन है 11:20 से 12 बजे तक, जिसमें कला। इसके बाद है लंच 12:00 बजे तक। फिर है पाँचवा वादन 12:30 बजे से 1:10 बजे तक, संस्कृत। छठा वादन है 1:10 से 1:50 तक, सामाजिक विषय। सातवां वादन है 1:50 से 2:30 तक, पुस्तकालय के लिए। और आठवां वादन है 2:30 से 3 बजे तक, खेल का। तो हमें क्या करना है, इस सारणी को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ये सारणी किस कक्षा के लिए है। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, ये सारणी कक्षा 4 के लिए है। गणित किस वादन में पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं हम, गणित यहाँ पे लिखा है, ये किस वादन में पढ़ाया जाता है, दूसरे वादन में। तो गणित दूसरे वादन में पढ़ाया जाता है। लंच कितने बजे से कितने बजे तक होता है। तो लंच हमारा होता है 12 बजे से 12:30 बजे तक। हमने यहाँ उत्तर लिख दिया, 12 बजे से 12:30 बजे तक लंच होता है। फिर चौथे वादन में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। चौथा वादन देखेंगे, विषय देखेंगे कला। तो हम उत्तर लिख देंगे कि चौथे वादन में कला पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। अब खेल के लिए कौन सा वादन निर्धारित है। इसमें खेल के लिए हम देख रहे हैं सबसे आखिरी वादन निर्धारित है। तो हम उत्तर लिख देंगे 8वां या आखिरी। छठे वादन का समय कितने बजे से कितने बजे तक है। फिर हम वादन देखेंगे, छठा वादन। समय देखेंगे 1:10 से 1:50 तक। इसका उत्तर लिख देंगे कि छठे वादन का समय 1:10 से 1:50 तक है। छठे वादन में कौन सा विषय पढ़ा जाता है। फिर हम देखते हैं छठा वादन, विषय है सामाजिक विषय। उत्तर लिख देंगे छठे वादन में सामाजिक विषय पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे विद्यालय की समय सारणी थी, वैसे ही आप देख रहे हो स्क्रीन पर रेलवे की समय सारणी दी हुई है। थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि रेलवे की समय सारणी में हम समझेंगे कैसे। पहले इसको जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले स्तंभ में ट्रेन का नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले कॉलम में ट्रेन के नंबर लिखे हैं। उसके बाद दाएं ट्रेन का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरा कॉलम जो है, इसमें ये ट्रेन के सारे नाम लिखे हैं। उसके दाएं उस स्टेशन का नाम लिखा है जहाँ से वह ट्रेन चलती है।
ट्रेन के नाम के बाद क्या लिखा है, उस स्टेशन का नाम लिखा है जिससे वो ट्रेन चलती है। उसके बाद आप देख रहे हो प्रस्थान लिखा है ऊपर। प्रस्थान का मतलब है कि ट्रेन कितने बजे उस स्टेशन से छूटेगी, तो ये यहाँ पे समय दिया हुआ है। फिर तारीख लिखी हुई है कि किस तारीख को वो ट्रेन जाएगी। उसके बाद किस स्टेशन तक के लिए वो ट्रेन है वो दिया हुआ है। और उसके बाद है आगमन, यानी कि उस स्टेशन पे पहुंचने का ट्रेन का क्या समय है। फिर है तिथि, किस डेट को वो ट्रेन उस स्टेशन पे पहुंचेगी, ये लिखा है। उसके बाद है यात्रा में लगने वाला समय, यानी कि इस स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए ट्रेन को कितना समय लगता है, कुल समय का यहाँ पर दिया रहता है। उसके बाद है सप्ताह के दिन, यानी कि 7 दिन लिखे होते हैं। जिस दिन वो ट्रेन चलती है उसके आगे वाई का निशान लगा होता है, जिससे कि ये पता चले कि आज के दिन ट्रेन चल रही है। तो 7 दिन यहाँ लिखे हैं जो ये बताते हैं कि ट्रेन हफ्ते में कौन कौन से दिन चलती है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि रेलवे के समय सारणी में हमेशा 24 घंटे के हिसाब से समय दिया रहता है। जैसे कि आप सब देखते हो, आप लोग घर में, हम लोग जब यूज़ करते हैं घड़ी, तो हम क्या करते हैं 12 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और रेलवे की घड़ी हमेशा 24 घंटे की होती है। तो आप उसको 24 घंटे के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का सही टाइम क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हो कि ये सारणी जो बनी है इसका जो नाम है वो ऊपर लिखा रहता है। जैसे कि ये सारणी है नई दिल्ली से लखनऊ मार्ग के लिए, यानी कि ये सारणी बताती है कि नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गाड़ियों का समय, कितनी गाड़ियां हैं, कितने समय चलती हैं, कितने बजे पहुंचती हैं, कितना टाइम लेती हैं और हफ्ते में कितने दिन चलती हैं। तो अब आपको तालिका समझ में आ गई होगी। आइए इसी तालिका के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समय सारणी का शीर्षक क्या है। समय सारणी का शीर्षक है नई दिल्ली लखनऊ मार्ग। ये यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिया, नई दिल्ली लखनऊ मार्ग। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन का नंबर क्या है। तो नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन ये है, इसका ट्रेन नंबर है 02004। इसका उत्तर हम लिख देंगे, नई दिल्ली स्पेशल लखनऊ शताब्दी ट्रेन का नंबर है 02004। फिर वो पूछ रहे हैं कि 05910 किस ट्रेन का नंबर है। यहाँ पे देखते हैं ट्रेन नंबर में 05910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन का नंबर है। यहाँ उत्तर लिख देंगे, लालगढ़ डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन। अगला प्रश्न है, गोमती एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर क्या है। गोमती एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 02420। उत्तर लिख देंगे, गोमती एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 02420। ये सभी रेलगाड़ियाँ किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जा रही हैं। ये सभी रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली स्टेशन से लखनऊ स्टेशन तक जा रही हैं। आगे देखते हैं, शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से कितने बजे चलती है। शताब्दी स्पेशल ट्रेन ये है, दिल्ली से चलने का समय है 6:10 पे। उत्तर लिख देंगे, शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से 6:10 पर चलती है। शताब्दी स्पेशल ट्रेन लखनऊ कितने बजे पहुंचती है। इसका लखनऊ पहुंचने का समय है, ये आगमन है 12:50 पर। तो शताब्दी स्पेशल ट्रेन लखनऊ 12:50 पर पहुंचती है। शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से लखनऊ जाने में कितना समय लेती है। तो इस कॉलम में देखेंगे, ये कॉलम हमारा है यात्रा में लगने वाला समय। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 घंटा 40 मिनट, यानी नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुँचने में 6 घंटा 40 मिनट लेती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख देंगे, शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से लखनऊ जाने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। अगला प्रश्न है, शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से लखनऊ किस तारीख को जा रही है। तो देखते हैं, नई दिल्ली से लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन तारीख है 8/12/20। ये ट्रेन 8/12/20 को लखनऊ जा रही है। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, शताब्दी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से लखनऊ 8/12/20 तारीख को जा रही है। अगला प्रश्न है, शताब्दी स्पेशल ट्रेन सप्ताह के कितने दिन चलती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो दिनों के नाम लिखे हुए हैं। तो सोमवार को भी चल रही है, वाई का मतलब है कि यस, यानी कि चल रही है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी शताब्दी स्पेशल ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलती है। तो इसका उत्तर लिख देंगे, शताब्दी स्पेशल ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलती है। आगे देखते हैं, दी गई तालिका में कितनी ट्रेनें सप्ताह के 7 दिन चलती हैं। अब हमें ये देखना है कि कितनी ट्रेनें ऐसी हैं दिल्ली से लखनऊ जाने वाली जो सप्ताह के 7 दिन चलती हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्रेन तो ये थी जिसमें सातों दिन में वाई लिखा है, उसके बाद दूसरी ट्रेन ये है जिसमें सातों दिन में वाई लिखा हुआ है, इसके बाद तीसरी ट्रेन ये है जिसमें सातों दिन में वाई लिखा है, इसके बाद ये ट्रेन भी सातों दिन चलती है, इसके बाद ये ट्रेन भी सातों दिन चलती है और ये ट्रेन भी सातों दिन चलती है। तो कुल कितनी ट्रेनें हो गई जो सप्ताह में सातों दिन चलती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 ट्रेनें ऐसी हैं इस तालिका में जो सप्ताह के सातों दिन चलती हैं। तो हमने उत्तर लिख दिया 6। कौन सी ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन चलती है? अब ये देखेंगे हम, फिर हम दिनों वाले कॉलम में आ जाएंगे, देखेंगे हम इसमें कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें वाई एक दिन लिखा है। ये ट्रेन है जिसमें एक दिन में वाई लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या नाम है इसका। इसका नाम है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल ट्रेन। इसका नाम हम लिख देंगे नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल ट्रेन, सप्ताह में केवल एक दिन चलती है। अगला प्रश्न है उस ट्रेन का नाम व नंबर बताइए जो सप्ताह में केवल 3 दिन चलती है। यानी हमें ये देखना है कि सप्ताह के दिनों में 3 बार वाई किस में लिखा है। आइए देखते हैं, 1, 2 और 3। और कोई है जिसमें 3 बार वाई है? किसी में नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन है जो हफ्ते में 3 दिन चलती है। उसका नाम क्या होगा? इसको हम देखते हैं। इसका नाम है आनंद विहार टर्मिनल पुरी स्पेशल। इसका हम उत्तर लिख देंगे ट्रेन नंबर 02876 आनंद विहार टर्मिनल पुरी स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है। अगला प्रश्न है गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से कितने बजे चलती है? यानी अगर हमें गोमती एक्सप्रेस से जाना हो दिल्ली से लखनऊ तो हमें कितने बजे स्टेशन पहुंचना होगा, वो देखते हैं हम। टाइम क्या है उसका चलने का? गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से प्रस्थान करती है 12:20 पे। तो इसका हम उत्तर यहाँ लिख देंगे, गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से 12:20 पर चलती है। अगला प्रश्न है गोमती एक्सप्रेस लखनऊ कितने बजे पहुँचती है? तो देखेंगे गोमती एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचने का समय 21:25। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 21:25 लिखा हुआ है, ये 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से। अगर इसे हम 12 घंटे वाली घड़ी में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम? घंटे वाले जो 21 है उसमें से हम 12 घंटे कम कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 12 घंटे वाली घड़ी में किस टाइम पर गोमती एक्सप्रेस लखनऊ पहुँचेगी। तो इसमें से अगर हम 12 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:25। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे गोमती एक्सप्रेस लखनऊ 21:25 पर पहुंचती है। आगे चलते हैं। गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से लखनऊ जाने में कितना समय लेती है? अब हम आ जाएंगे यात्रा में लगने वाले समय पर। किस ट्रेन का देखना है? गोमती एक्सप्रेस का। तो हम पहले गोमती एक्सप्रेस पे देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे यात्रा में लगने वाला समय है 9 घंटा 5 मिनट। तो हम उत्तर लिख देंगे गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से लखनऊ जाने में 9 घंटे 5 मिनट का समय लेती है। फिर कौन सी ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जाने में सबसे कम समय लेती है? अब हमें क्या करना है? यात्रा में लगने वाले समय के कॉलम पे ध्यान देंगे कि कम समय किस में और ज़्यादा समय किस में, उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं ये ट्रेन 6 घंटा 40 मिनट ले रही है, ये ट्रेन 7 घंटा 25 मिनट ले रही है, ये 9 घंटा 55 मिनट ले रही है, ये 8 घंटे, फिर ये 8 घंटा 15 मिनट, ये 7 घंटा 25 मिनट, ये 9 घंटा 5 मिनट, ये 7 घंटा। तो इसमें सबसे कम कौन सा ट्रेन ले रही है ये देखना है। ये है 6 घंटा 40 मिनट। ट्रेन का नाम है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल। तो हम उत्तर लिख देंगे कि नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जाने में सबसे कम समय यानी 6 घंटा 40 मिनट लेती है। अगला प्रश्न है कौन सी ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जाने में सबसे अधिक समय लेती है? अब हमने यहाँ पे देखा ही था, इसमें सबसे ज़्यादा समय कौन सा है? यहाँ पे 9 घंटे वाली 2 ट्रेनें हैं जिसमें 9 घंटा 5 मिनट एक का समय है और एक का 9 घंटे 55 मिनट है। तो ज़्यादा कौन सा होगा? 9 घंटा 55 मिनट। उसका नाम देखते हैं ट्रेन का। 9 घंटा 55 मिनट लेने वाली ट्रेन है लालगढ़ डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन। तो इसका नाम हम लिख देंगे लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जाने में सबसे अधिक समय यानी कि 9 घंटे 55 मिनट लेती है। इसी तरह से आप बस की समय सारणी भी होती है जैसे ट्रेन की थी। बस की समय सारणी कैसे समझते हैं आइए देखते हैं। बस की समय सारणी, इसमें यह समय सारणी है लखनऊ से विभिन्न जनपदों के लिए प्रस्थान का समय। पहले हम तालिका समझ लेते हैं, फिर इसी के आधार पर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे।
तो तालिका में 3 कॉलम है। पहला कॉलम क्रम संख्या का है, दूसरा कॉलम मार्ग का है और तीसरा प्रस्थान का है। तो इसे समझ लेते हैं। पहला मार्ग है लखनऊ से फैजाबाद। लखनऊ से फैजाबाद के लिए आपको बस कितने समय पर मिलेगी, ये इसमें टाइम दिया है। पहली बस जाएगी 6:30 पर, उसके बाद 7:30 पर, फिर 8:15 पर और फिर 9 बजे। लखनऊ से कानपुर जाने के लिए 6:30 पर, 7:15 पर, 8 बजे, 9:30 पर और 12:30 पर। इसी तरह से लखनऊ से इलाहाबाद जाने के लिए 6:30 पर, 8:45 पर, 10 बजे, 12:30 पर। उसके बाद 15 बजे। अब 15 बजे आपको सोचना पड़ेगा कि 15 बजे क्या होता है। इसमें भी समय 24 घंटे के हिसाब से है। तो आप क्या करोगे, 15 में से 12 कम कर दोगे तो आपको 3 बजे समझ में आ जाएगा कि 3 बजे का टाइम है। इसी तरह से 17:30, 17 में से 12 कम कर देंगे तो 5:30। फिर 18:30, ये 24 घंटे का टाइम है। अगर 12 घंटे में करेंगे तो हम 18 में से 12 कम कर देंगे तो 6:30 हमें समझ में आ जाएगा कि 6:30 बजे हमें बस मिल जाएगी। लखनऊ से गोरखपुर के लिए 7 बजे, 8 बजे, 10:15 पर, 14 बजे। अब 14 बजे क्या होगा, 14 में से 12 कम कर देंगे यानी कि 2 बजे। फिर 17 बजे, 17 में से 12 कम करेंगे तो 5 बजे। फिर 20:30 पर, इसका मतलब 8:30 पर। फिर 22:30 पर, 22 में से 12 कम कर देंगे तो 10:30 पर। अगला है लखनऊ से वाराणसी के लिए बस कितने बजे मिलेंगी। पहला है 6:30, फिर 7:45, फिर 10:15, फिर 11 बजे, फिर 16:30, फिर 18 बजे, फिर 21 बजे, फिर 22:30 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है लखनऊ से गोरखपुर के लिए पहली बस कितने बजे जाती है। तो लखनऊ से गोरखपुर कहाँ लिखा है पहले ये देखेंगे, और पहली बस का टाइम क्या है 7 बजे। उत्तर लिख देंगे, लखनऊ से गोरखपुर के लिए पहली बस 7 बजे जाती है। अगला प्रश्न है लखनऊ से वाराणसी के लिए आखिरी बस कितने बजे जाती है। अब हमें क्या देखना है, मार्ग कौन सा है, लखनऊ से वाराणसी। तो हम देखेंगे लखनऊ से वाराणसी के लिए आखिरी बस पूछ रहे हैं तो लास्ट बस कितने बजे है, 22:30 पर। 22:30 पे या फिर 22 मिनट से 12 कम करेंगे तो 10:30 पर। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, लखनऊ से वाराणसी के लिए आखिरी बस 22:30 पर जाती है। अगला प्रश्न है लखनऊ से कानपुर के लिए पहली बस कितने बजे जाती है। तो देखते हैं, लखनऊ से कानपुर के लिए पहली बस जाती है 6:30 पर। इसका उत्तर लिख देंगे, लखनऊ से कानपुर के लिए पहली बस 6:30 पर जाएगी। अगला प्रश्न है लखनऊ से इलाहाबाद के लिए अंतिम बस कितने बजे जाती है। तो मार्ग है लखनऊ से इलाहाबाद, इसकी अंतिम बस जा रही है 18:30 पर। तो इसे अगर हम 18:30 को 12 घंटे वाली घड़ी में देखेंगे तो 18 में से हमें 12 कम करना पड़ेगा तो उसका टाइम आ जाएगा 6:30। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद जाने के लिए अंतिम बस 18:30 पर जाएगी। देखते हैं, आप देख रहे हो आप बस की समय सारणी है लखनऊ से विभिन्न जनपदों की दूरी तथा किराया। तो पहले तालिका समझ लेते हैं। तालिका में 4 कॉलम है। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है मार्ग का, तीसरा कॉलम है दूरी किलोमीटर में और चौथा कॉलम है किराया रुपए में। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। पहले मार्ग है लखनऊ से बरेली। लखनऊ से बरेली की दूरी है 266 किलोमीटर और किराया है 99 रुपये। लखनऊ से कानपुर की दूरी 87 किलोमीटर, किराया है 32 रुपये। लखनऊ से गाज़ियाबाद की दूरी है 204 किलोमीटर और किराया है 78 रुपये। लखनऊ से दिल्ली की दूरी है 381 किलोमीटर और किराया है 139 रुपये। लखनऊ से सीतापुर की दूरी 90 किलोमीटर और किराया है 34 रुपये। और लखनऊ से प्रयागराज की दूरी 133 किलोमीटर है और किराया है 51 रुपये। तो इस तालिका पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है। दिल्ली से लखनऊ देखेंगे, लखनऊ से दिल्ली की दूरी है 381 किलोमीटर। उत्तर लिख देंगे, दिल्ली से लखनऊ की दूरी 381 किलोमीटर है। लखनऊ से गाज़ियाबाद का किराया कितना है। तो लखनऊ से गाज़ियाबाद यहाँ पर है, इसका किराया है 78 रुपये।
उत्तर लिख देंगे। लखनऊ से गाज़ियाबाद का किराया 78 रुपये है। फिर लखनऊ से प्रयागराज की दूरी कितनी है? अब लखनऊ से प्रयागराज देखते हैं, यहाँ पर है, इसकी दूरी है 133 किलोमीटर। उत्तर लिख देंगे। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी 133 किलोमीटर है। लखनऊ से सीतापुर का किराया कितना है? अब देखते हैं लखनऊ से सीतापुर, और किराया 34 रुपये। इसका उत्तर लिख देंगे। लखनऊ से सीतापुर का किराया 34 रुपये है। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यालय की समय सारणी है, जिसे हम आप लोग के विद्यालय में भी समय सारणी होगी, इसे समझते हैं और फिर इसके पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारणी दी है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, यानी कि कक्षा प्राथमिक स्तर की है समय सारणी है, और इसमें 4 शिक्षकों के लिए है ये। इसमें आप देख रहे हो पहला कॉलम है जिसमें सत्र लिखा है ऊपर और नीचे कक्षाएं लिखी हैं। दूसरा कॉलम है शून्य कालांश के लिए है, जिसमें प्रार्थना होती है। फिर कालांश 1 है, कालांश या वादन या पीरियड जो हम लोग स्कूल में बोलते हैं। तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और फिर लंच का समय है। फिर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 8 कालांश है। इसमें किस कक्षा को कौन सा विषय पढ़ाएंगे और कौन टीचर पढ़ाएगा, इसकी जानकारी यहाँ दी है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। हम सभी को मालूम है कि हम लोग के स्कूल गर्मियों में अलग समय पे खुलते हैं और सर्दियों में अलग समय पे खुलते हैं, उनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, वो यहाँ पर नोट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले कॉलम में यहाँ पे कक्षा दी है, उसके बाद उसके शिक्षक लिखे हैं। फिर दूसरे कॉलम में इसमें विषय लिखे हुए हैं और टीचरों के नाम लिखे हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 1 और 2 में कौन टीचर कब कौन सा विषय पढ़ा रहा है। कक्षा 1 और 2 में पहले पीरियड में हिंदी की क्लास हो रही है और T1 टीचर यहाँ पढ़ा रहा है। फिर दूसरे कालांश में हिंदी कार्यपुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है और T1 टीचर यहाँ पढ़ा रहा है। फिर तीसरे कालांश में गणित की कक्षा हो रही है, T2 टीचर पढ़ा रहा है। फिर चौथे कालांश में गणित की कार्यपुस्तिका का प्रयोग हो रहा है, T2 टीचर पढ़ा रहा है। फिर लंच है, उसके बाद 5वें कालांश में अंग्रेजी की कक्षा हो रही है, T3 पढ़ा रहा है। छठे कालांश में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं और T3 पढ़ा रहा है। उसके बाद 7वें कालांश में सृजनात्मक कार्य हो रहा है, T2 पढ़ा रहा है। और 8वें कालांश में शारीरिक शिक्षा का पीरियड है, जिसे T2 और T3 टीचर दोनों पढ़ा रहे हैं। कक्षा 1 और 2 का हो गया। कक्षा 3 का देखते हैं। कक्षा 3 में सबसे पहले कालांश में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, T3 टीचर। फिर दूसरे में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, T4। फिर तीसरे में हिंदी पढ़ा रहे हैं, T1। फिर चौथे में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, T4। फिर लंच है। फिर 5वें में गणित पढ़ा रहे हैं, T2। फिर छठे में ध्यानाकर्षण सत्र ले रहे हैं, T2। और फिर 7वें में सृजनात्मक कार्य करा रहे हैं, T1। और फिर शारीरिक शिक्षा T2 और T3। इसी तरह से चौथी कक्षा के लिए कालांश पहले में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, T4। कालांश 2 में गणित पढ़ा रहे हैं, T2। कालांश 3 में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, T3। कालांश 4 में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, T3। फिर लंच है। फिर कालांश 5 में हिंदी पढ़ा रहे हैं, T1। फिर छठे में ध्यानाकर्षण सत्र ले रहे हैं, T4। और 7वें में सृजनात्मक कार्य करा रहे हैं, T4। और फिर आखिरी पीरियड में शारीरिक शिक्षा करा रहे हैं, T2 और T3। कक्षा 5 में पहले कालांश में गणित पढ़ा रहे हैं, T2। दूसरे कालांश में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, T3। तीसरे कालांश में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, T4। चौथे कालांश में हिंदी पढ़ा रहे हैं, T1। फिर लंच है। फिर 5वें कालांश में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, T4। फिर ध्यानाकर्षण सत्र ले रहे हैं, T1। और सृजनात्मक कार्य ले रहे हैं 7वें कालांश में, T3। और 8वें कालांश में T2 और T3 शारीरिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं। तो ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें नीचे भी कुछ दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। मीना मंच एवं बाल संसद का आयोजन प्रत्येक शनिवार को होगा। सृजनात्मक कक्षा में कला, संगीत, कार्यानुभव, पुस्तकालय, ऑडियो वीडियो से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। तो तालिका आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस तालिका के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला है, समय सारणी किन कक्षाओं के लिए है? तो आप जैसे देख रहे हो सारणी का नाम यहाँ दिया है कक्षा 1 से 5 तक। तो सारणी 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए है। सारणी में कुल कितने कालांश हैं? तो आप यहाँ देख ही रहे हो, कालांश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सारणी में 8 कालांश हैं। इसका उत्तर हमने यहाँ लिख दिया।
सारणी में कुल 8 कालांश हैं। सारणी में कुल कितने शिक्षक हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है कि 4 शिक्षक पर आधारित, यानी सारणी में कुल 4 शिक्षक हैं। उत्तर लिख देंगे हम, सारणी में कुल 4 शिक्षक हैं। सारणी के अनुसार मीना मंच एवं बाल संसद का आयोजन कब किया जाना है? सारणी में क्या लिखा है? मीना मंच और बाल संसद कब की जाएगी? मीना मंच एवं बाल संसद का आयोजन प्रत्येक शनिवार को होगा। यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ उत्तर लिख दिया, सारणी के अनुसार मीना मंच एवं बाल संसद का आयोजन प्रत्येक शनिवार को किया जाना है। आगे चलते हैं। कक्षा 5 में पहले कालांश में कौन सा विषय पढ़ना है? अब कक्षा 5 देखेंगे और पहला कालांश देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? गणित। तो उत्तर लिख देंगे हम, कक्षा 5 में पहले कालांश में गणित विषय पढ़ना है। कक्षा 4 में हिंदी किस कालांश में पढ़ना है? अब कक्षा 4 देखेंगे, उसके बाद हम विषय देखेंगे। हिंदी कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कौन सा कालांश है? 5। तो हम उत्तर लिख देंगे, कक्षा 4 में हिंदी 5वें कालांश में पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में दूसरे कालांश में कौन सा विषय पढ़ना है? तो हम कक्षा 3 देखेंगे और दूसरा कालांश देखेंगे। कक्षा 3 और दूसरा कालांश, कौन सा विषय हम पढ़ रहे हैं इसमें? संस्कृत। उत्तर लिख देंगे हम, कक्षा 3 में दूसरे कालांश में संस्कृत विषय पढ़ना है। कक्षा 1 और 2 में गणित कार्य पुस्तिका का प्रयोग किस कालांश में किया जाएगा? कक्षा 1 और 2 देखते हैं। गणित कार्य पुस्तिका देखेंगे, ये लिखा है गणित कार्य पुस्तिका कौन सा कालांश है? 4। उत्तर लिख देंगे, कक्षा 1 और 2 में गणित कार्य पुस्तिका का प्रयोग चौथे कालांश में किया जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में शिक्षक T1 कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? अब कक्षा 1-2 देखेंगे और T1 देखेंगे। कक्षा 1-2 और T1 क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी की सम्मिलित कक्षा है। उत्तर लिख देंगे, कक्षा 1 और 2 में शिक्षक T1 हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय कौन शिक्षक पढ़ा रहा है? तो कक्षा 3 देखेंगे और अंग्रेजी विषय देखेंगे। अंग्रेजी की सम्मिलित कक्षा है, कौन पढ़ा रहा है? T3 पढ़ा रहे हैं। उत्तर लिख देंगे, कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय T3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कक्षा 4 में शिक्षक T4 कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? कक्षा 4 देखेंगे और T4 देखेंगे। कक्षा 4 और T4 क्या पढ़ा रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन। उत्तर लिख देंगे, कक्षा 4 में शिक्षक T4 पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं। कक्षा 3 में गणित विषय कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं? कक्षा 3 देखेंगे और गणित देखेंगे। कक्षा 3 और गणित कौन टीचर पढ़ा रहा है? T2। उत्तर लिख देंगे, कक्षा 3 में गणित विषय T2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? रेलवे एवं बस की समय सारणी देखकर समझना, अपने दैनिक दिनचर्या के क्रियाकलापों को सारणीबद्ध करना, कक्षा में अपनी समय सारणी के अनुसार पुस्तकों का प्रयोग करना, बस व रेल सेवा की समय सारणी को देखकर मार्ग, दूरी, प्रस्थान का समय एवं किराया आदि को बताना। तो बच्चों, आज देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आओ परखें अपना ज्ञान। देखते हैं, यहाँ पे तालिका बनी है, प्रयागराज और लखनऊ रेल मार्ग के बारे में बता रही है, कौन सी ट्रेनें हैं और कितने बजे मिलेंगी। तो इसमें कॉलम बने हैं 3, एक पहला ट्रेन नंबर है, दूसरा ट्रेन का नाम है और तीसरा आगमन है। ट्रेन नंबर आप देख रहे हो 14512 नौचंदी एक्सप्रेस, आने का समय 9:35। फिर इसका है 14230 हरिद्वार प्रयाग एक्सप्रेस, आने का टाइम है 6:45। अगला ट्रेन नंबर है 14216 गंगा गोमती एक्सप्रेस, आने का समय है 22:08। और 15074 त्रिवेणी एक्सप्रेस, आने का टाइम है 21:38। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, दी गई सारणी किस मार्ग से संबंधित है? जैसे कि आप देख रहे हो, दी गई सारणी प्रयागराज लखनऊ रेल मार्ग से संबंधित है। उत्तर लिख देंगे, दी गई सारणी प्रयागराज लखनऊ रेल मार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर क्या है? गंगा गोमती ट्रेन देखेंगे, इसका नंबर है 14216। उत्तर लिख देंगे, गंगा गोमती ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर है 14216। अगला प्रश्न है, ट्रेन नंबर 14512 का प्रयागराज आने का समय क्या है? तो ट्रेन नंबर देखेंगे 14512 नौचंदी एक्सप्रेस, आने का समय है 9:35। उत्तर लिख देंगे, ट्रेन नंबर 14512 का प्रयागराज आने का समय 9:35 है। फिर
15,074 किस ट्रेन का नंबर है? 15,074 त्रिवेणी एक्सप्रेस का नंबर है। उत्तर लिख देंगे 15,074 त्रिवेणी एक्सप्रेस का नंबर है। एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। किसी सप्ताह एक प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या दी गई सारणी में अंकित है। ये आप सारणी देख रहे हो, पहले क्रम संख्या है, फिर दिन है, फिर छात्रों की संख्या है। सोमवार को आने वाले बच्चे 120, मंगलवार को आने वाले बच्चे 110, बुधवार को आने वाले बच्चे 105, बृहस्पतिवार को आने वाले बच्चे 150, शुक्रवार को आने वाले बच्चे 90 और शनिवार को आने वाले बच्चे 115। इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस दिन सबसे अधिक बच्चे आए हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे तालिका में सबसे अधिक बच्चे किस दिन आए हैं? 150 बच्चे आए हैं बृहस्पतिवार को। उत्तर लिख देंगे बृहस्पतिवार को सबसे अधिक बच्चे आए। अगला है सोमवार को कितने बच्चे आए? सोमवार को कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे। उत्तर लिख देंगे सोमवार को 120 बच्चे आए। किस दिन सबसे कम बच्चे आए? अब तालिका में देखेंगे किस दिन सबसे कम आए हैं, या शुक्रवार को सबसे कम बच्चे आए हैं 90। तो उत्तर लिख देंगे शुक्रवार को सबसे कम बच्चे आए। बुधवार को कितने बच्चे आए? बुधवार देखते हैं कितने बच्चे आए हैं? 105। उत्तर लिख देंगे बुधवार को 105 बच्चे आए। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य और गृह कार्य नोट कर लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपनी कक्षा की समय सारणी बनानी है। सबसे पहले इसके 4 कॉलम होंगे। सबसे पहले वादन या कालांश या पीरियड, फिर वादन शुरू होने का समय, वादन खत्म होने का समय और विषय। ये आपको अपनी कक्षा का बनाना है। फिर गृह कार्य नोट कर लीजिए। गिनती तारा की प्रश्न संख्या 136 पर अंकित सवाल हल कीजिए। कार्य पुस्तिका की प्रश्न संख्या 129 से 132 तक के सवाल हल करने हैं आपको। बच्चों उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।